नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट नेहरू रिपोर्ट तक की बातें कर ली थी। कल हमने काकोरी कांड के बारे में पढ़ा था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में पढ़ लिया था, साइमन कमीशन, और लास्ट बात हमने की थी नेहरू रिपोर्ट की। उसके बाद की घटनाओं की आगे हम आज चर्चा करेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट रहेगा वो तो एक लाहौर अधिवेशन 1929 का, उसके बाद में जो 11 सूत्रीय डिमांड की हैं महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के माध्यम से, उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में दांडी यात्रा, और मेन टारगेट हमारा आज रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन और 3 गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लाहौर अधिवेशन की। लाहौर अधिवेशन, ये जो लाहौर में अधिवेशन हो रहा है ये 1929 में हो रहा है। 1929 में लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर जो है वह रावी नदी के किनारे बसा हुआ नगर है, तो रावी नदी के तट पे अधिवेशन हुआ है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की है, इसकी जो अध्यक्षता वो की है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की है? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष यहाँ पे इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जोर शोर से स्वराज्य के बारे में, स्वराज्य की प्रक्रिया पे जोर दे रहे हैं, स्वराज की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्वराज की बात का जो मुद्दा है ये हम जोर शोर से उठाएंगे, आगे इसी पे कांग्रेस जो है वो काम करेगी कि किस तरीके से हमें स्वराज्य प्राप्त हो। यहाँ पे नेक्स्ट महात्मा गांधी जो हैं वो भी जवाहरलाल नेहरू का अच्छा सपोर्ट करते हैं इस अधिवेशन में। तो इस अधिवेशन में जो निर्णय लिया गया है महत्वपूर्ण, वो ये निर्णय लिया गया है कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। आने वाली 26 जनवरी को कांग्रेस जो है वो स्वाधीनता दिवस मनाएगी। स्वाधीनता दिवस पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में हर वर्ष 26 जनवरी को मनाएंगे हम। तो 26 जनवरी 1930 को ये निर्णय, यहाँ पे निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वराज्य दिवस के रूप में मनाएंगे। और इस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में ध्वज फहराया गया। मध्य रात्रि के दौरान तिरंगा जो है वो फहराया गया यहाँ पे, ये बात भी ध्यान रखनी है। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को तिरंगा फहराया गया। और आने वाली 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की शपथ ली सभी सदस्यों ने। पूरे देश में ये कार्यक्रम हुआ, स्वतंत्रता की शपथ ली कि किसी तरीके से हम कार्य करके और अंग्रेजी शासन को भारत से मुक्त करके हम स्वाधीनता प्राप्त करेंगे। तो ये लाहौर अधिवेशन की बातें हम पढ़ रहे हैं। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ है, रावी नदी के तट पे अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता की है जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें क्या डिमांड रखी गई? स्वराज्य प्राप्ति की मांग की गई है। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में वहाँ पे तिरंगा फहराया गया रावी नदी के तट पे लाहौर में। महात्मा गांधी ने भी यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को सपोर्ट किया है, समर्थन किया है। आने वाली जो 26 जनवरी आई उसमें पहला स्वाधीनता दिवस कांग्रेस ने मनाया है और स्वतंत्रता की शपथ ली है। तो ये लाहौर अधिवेशन की चर्चा की हमने। लाहौर अधिवेशन के बाद में अब आगे हम बात करते हैं महात्मा गांधी की जो 11 सूत्रीय मांग है। 11 सूत्रीय मांग। लाहौर अधिवेशन के बाद में आने वाली अगली जो तारीख थी 31 जनवरी 1930 को, 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने एक समाचार पत्र है यंग इंडिया, अपना एक समाचार पत्र है यंग इंडिया, इसके माध्यम से 11 डिमांड रखी हैं, 11 सूत्रीय मांग की हैं किस समाचार पत्र के माध्यम से? यंग इंडिया के माध्यम से। और उस दौरान ऐसा पूछा जाए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे,
तो ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री जो हैं वे हैं रेमजे मैकडोनाल्ड। रेमजे मैकडोनाल्ड ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और उस समय भारत के वाइसराय की हम बात करें तो भारत के वाइसराय जो हैं वो हैं लॉर्ड इरविन। भारत के वाइसराय कौन हैं? लॉर्ड इरविन हैं। तो 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जो हैं वो यंग इंडिया के माध्यम से 11 सूत्रीय मांग रखते हैं, 11 डिमांड रखते हैं अपनी। तो वो 11 मांगें क्या क्या रखी गई हैं, उनमें महत्वपूर्ण जो मांग हैं उनकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ये कहा गया एक तो सेना और एक सिविल सेवा, सिविल सेवा पर खर्चे में कटौती की जाए। खर्चे में कटौती, कितनी कटौती की जाए? 50% की कटौती की जाए। दूसरी मांग यहाँ पे की गई तटवर्ती इलाकों में भारतीयों को नमक बनाने की छूट दी जाए। तटवर्ती इलाके जो हैं वहाँ पे भारतीयों को नमक बनाने की छूट दी जाए। नमक कर हटाया जाए। नमक कर हटाने की बात की गई। भारतीयों को हथियार रखने के लिए लाइसेंस दिया जाए। भारतीयों को हथियार रखने के लिए लाइसेंस की बात की गई। महात्मा गांधी के द्वारा लाइसेंस दिया जाए। नशीली वस्तुओं के विक्रय पर रोक लगाई जाए। नशीली वस्तुओं का जो विक्रय हो रहा है, शराब आदि जो बेची जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए। विदेशी कपड़ों का आयात बंद किया जाए। विदेशी कपड़ों का आयात बंद किया जाए। सभी राजनीतिक जो बंदी हैं उनकी रिहाई की जाए। राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए। और रुपया जो है, रुपया का विनिमय डॉलर और पाउंड के समान किया जाए। पाउंड के समान किया जाए। पाउंड के समान किया जाए। वहाँ ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड है। भारत की मुद्रा जो है रुपया है। इनमें आपस में विनिमय में काफ़ी अंतर है, इसलिए व्यापार जो हो रहा है उसमें भारतीय को नुकसान हो रहा है। व्यापार को, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो व्यापार है। तो ये हम पढ़ रहे हैं यंग इंडिया के माध्यम से। महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को डिमांड रखी थी और ये डिमांड जो रखी गई थी ये लॉर्ड इरविन ने अस्वीकार कर दी। 11 सूत्रीय मांग क्या कर दी गई? अस्वीकार कर दी। अब मांग अस्वीकार करने पर महात्मा गांधी ने कहा था कि इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हुई। इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हुई। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी, बदले में पत्थर मिला। तो अब इसके बाद में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जो है, साबरमती में बैठक होती है कांग्रेस की। साबरमती में 14 फरवरी 1930 को 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की बात कही और कांग्रेस के द्वारा महात्मा गांधी को पूर्ण रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्वकर्ता बना दिया। और साथ में ये कहा कि आपको ही निर्णय लेना है कि आंदोलन कहाँ से शुरू किया जाए, कब शुरू किया जाए। तो ये जो प्रक्रिया जो है साबरमती आश्रम में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस अब जो है आगे आंदोलन चलाने वाली है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने वाली है। अब महात्मा गांधी ने 11 सूत्रीय जो मांग रखी हैं अपने समाचार पत्र यंग इंडिया के माध्यम से, वो नकार दी गई हैं, उनको नहीं माना गया। उसके बाद में साबरमती आश्रम में निर्णय ले लिया गया कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएगी। तो आगे हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है
इसी का एक पार्ट है सबसे पहले, जिसका नाम है दांडी मार्च। दांडी मार्च, दांडी मार्च 1930। क्योंकि दांडी यात्रा महात्मा गांधी जो हैं वो निकालते हैं, एक यात्रा प्रारंभ होती है साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक बनाने वाला मुद्दा महात्मा गांधी ने जोर शोर से उठाया है और इस आंदोलन में पूर्ण रूप से भारतीयों का समर्थन मिला है। तो ये यहाँ पे मान लीजिए कि साबरमती आश्रम है, साबरमती, और यहाँ से यात्रा गई है। यहाँ पे पड़ता है समुद्र के किनारे, कौन सा स्थान है? दांडी नामक स्थान। तो ये जो यात्रा गई है, ये यात्रा प्रारंभ हुई है 12 मार्च 1930 से और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है 6 अप्रैल 1923 से। तो 24 दिन इस यात्रा में लगते हैं। 12 मार्च 1930 से यात्रा प्रारंभ होती है। कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया है। अगली बात इसमें याद रखनी है, अनुयायी। इसमें अनुयायियों की संख्या पूछे तो यहाँ पे अनुयायी जो है वो है 78, 78 अनुयायी हैं। महात्मा गांधी समेत टोटल कितने लोग हैं? 78 लोग हैं। महिलाओं की हम बात करें तो इसमें सरोजनी नायडू भी हैं, सरोजनी नायडू भी इस यात्रा में शामिल हैं, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट अपने को याद रखना है यहाँ पे कि ये कितनी दूरी थी, तो लगभग ये 200 मील दूरी है। ये यात्रा कितनी मील दूरी है? 200 मील दूरी है। इसको हम किलोमीटर में पढ़ें तो कुछ बुक्स में आपको 400 किलोमीटर मिलेंगे। एग्जैक्टली दूरी ये लगभग 375 किलोमीटर है और 375 किलोमीटर दूरी है और 200 मील, मील में पूछे तो 200, वैसे 375 किलोमीटर। कितने अनुयायी हैं? 78 अनुयायी हैं। और नमक कानून तोड़ा, नमक कानून तोड़ा। नमक बनाने का जो कानून था, महात्मा गांधी अपने हाथ से नमक वहाँ पे बनाते हैं, तो नमक कानून तोड़ा जाता है 6 अप्रैल 1930 को और इसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया है। तो यहाँ पे साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा जो निकली है इसको दांडी मार्च कहा गया है। और इसमें दिन पूछे कितने दिन लगे हैं, तो इसमें 24 दिन लगे हैं। कितने दिन लगे हैं? 24 दिन लगे हैं। तो ये हमें दांडी यात्रा में याद रखना है। अब यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जो हैं, सुभाष चंद्र बोस, ये इस दांडी यात्रा की तुलना करते हैं। दांडी यात्रा की तुलना, एक तो दांडी यात्रा की तुलना जो है नेपोलियन की यात्रा से की है। नेपोलियन ने एक यात्रा की थी एल्बा से पेरिस, एल्बा से पेरिस जो यात्रा की है, किसने? नेपोलियन ने एल्बा से पेरिस यात्रा की है, उससे दांडी यात्रा की तुलना की है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का कंपैरिजन किया है कि ये नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा के समान है जो पूरी दुनिया में चर्चित रही थी। उसी तरीके से दांडी यात्रा जो है वो भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध में पूरी दुनिया में चर्चा में है। इसी तरीके से मुसोलिनी ने एक यात्रा की है, पेरिस से रोम यात्रा, पेरिस से रोम यात्रा। इससे भी सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा का कंपैरिजन किया है। तो ऐसा पूछे कि सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना किस किस से की है, तो नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से और मुसोलिनी की पेरिस से रोम यात्रा से की है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि दांडी यात्रा को देश में कहाँ कहाँ पे समर्थन मिलता है। पे भारत में दांडी यात्रा का समर्थन जो जहाँ पे प्राप्त होता है उस प्रक्रिया को हम थोड़ा मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है इसका नाम है उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र है इसका नाम है उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी सीमांत जो क्षेत्र है यहाँ पे जो नेतृत्व किया गया है आंदोलन का वो किया गया है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। किसके द्वारा? खान अब्दुल
गफ़ार खान, खान अब्दुल गफ़ार खान के द्वारा नेतृत्व किया गया उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में। अब ये सीमांत क्षेत्र है इसलिए इसको सीमांत गांधी नाम दिया गया है। इस क्षेत्र में गांधी जिस तरीके से आंदोलन चला रहे हैं तो सीमांत क्षेत्र में आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है? खान अब्दुल गफ़ार खान कर रहा है, इसलिए इनको सीमांत गांधी कहा गया है। सीमांत गांधी किसको? खान अब्दुल गफ़ार खान को सीमांत गांधी। यहाँ पे ये आंदोलन चलाते हैं, आंदोलन लाल कुर्ती के नाम से। पूछा जाए कि उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में लाल कुर्ती आंदोलन किसके नेतृत्व में चला है? तो खान अब्दुल गफ़ार खान के नेतृत्व में चला है। यहाँ एक संगठन बनाया है खुदाई खद मनार। खुदाई खद मनार जो संगठन है ये किसने बनाया है? खान अब्दुल गफ़ार खान ने। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है बख्तून नामक पुस्तक। बख्तून किस नाम की पुस्तक लिखी है? बख्तून नामक की पुस्तक लिखी है। यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है आपने पढ़ा है ज्योग्राफी में, ये मालाबार तट कहलाता है। मालाबार में जो दांडी यात्रा थी उसका समर्थन किया है के कलपन ने। यहाँ पे समर्थन किसने किया है? के कलपन ने। ये वाला जो क्षेत्र है इसका नाम है तंजौर। तंजौर में दांडी यात्रा का जो समर्थन किया है, जिसके नेतृत्व में आंदोलन यहाँ पे चलाया गया है, उस व्यक्ति का नाम है सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी के नेतृत्व में यहाँ पे नमक यात्रा निकाली जाती है तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य आश्रम तक यात्रा निकाली जाती है सी राजगोपालचारी के नेतृत्व में। इसके अलावा ये ओडिशा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे नेतृत्व किया है गोपाल बंधु ने। गोपाल बंधु ने यहाँ पे नेतृत्व किया है ओडिशा में। गोपाल बंधु ने, ये जो हम दांडी यात्रा के समर्थन की बात कर रहे हैं, असम जो वाला जो क्षेत्र है इसमें आंदोलन को ज़्यादा समर्थन नहीं मिला है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो हैं उनमें आपस में विवाद जो हो गया था, इसलिए असम वाले क्षेत्र में ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको समर्थन नहीं मिला। मणिपुर नागालैंड की हम बात करें तो यहाँ पे गोडी नल्लू के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया है मणिपुर और नागालैंड क्षेत्र में। इसके आंदोलन को कहा गया है नियार लंग। पूछा जाए कि नियार लंग क्या है, तो नियार लंग जो है ये इस मणिपुर और नागालैंड वाले क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में चलाया गया आंदोलन है। और किसके नेतृत्व में चलाया गया है? गोडी नल्लू के नेतृत्व में चलाया गया है। गोडी नल्लू एक महिला है, बाद में इसे अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में शिलोंग जेल में डाल दिया गया। यहाँ शिलोंग जो मेघालय की राजधानी है वर्तमान में, शिलोंग जेल में डाल दिया गया। और शिलोंग जेल में ही जवाहरलाल नेहरू हैं। इसी जेल में कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। तो जवाहरलाल नेहरू से गोडी नल्लू की मुलाकात होती है और नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी है। नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी है। किसको? गोडी नल्लू को। और इन्हें पहाड़ियों की बेटी कहा है। पहाड़ियों की बेटी किसे? गोडी नल्लू को। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। किस जेल में मुलाकात हुई? शिलोंग में। तो हम बात ये कर रहे थे कि दांडी यात्रा का समर्थन जो है वो किस एरिया में किसने किया है, तो ये उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र है। यहाँ पे नेतृत्व किया है खान अब्दुल गफ़ार खान ने। इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। और इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया वो लाल कुर्ती नामक आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन चलाया गया? लाल कुर्ती नामक आंदोलन चलाया गया। इन्होंने एक संगठन भी बनाया है जिसका नाम है खुदाई खद मनार नामक संगठन है। किसका? खान अब्दुल गफ़ार खान का। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है
बख्तून नामक पुस्तक लिखी है। बख्तून का संबंध किससे है? खान अब्दुल गफ़ार खान से है। के कल्पन जो हैं ये मालाबार क्षेत्र में आंदोलन चलाते हैं। महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चला रखा उसके समर्थन में इस क्षेत्र का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? के कल्पन कर रहे हैं। तंजौर वाले क्षेत्र में आंदोलन का नेतृत्व और नमक यात्रा किसके नेतृत्व में निकाली जाती है? सी राजगोपालचारी के नेतृत्व में। इन्होंने त्रिचिरुपली से वेदारण्य आश्रम तक नमक यात्रा निकाली है। ओडिशा में आंदोलन का नेतृत्व गोपाल बंधु ने किया है। और इसके अलावा असम में आंदोलन को ज़्यादा समर्थन नहीं मिला। ये जो मणिपुर और नागालैंड वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आंदोलन का नेतृत्व गोडी नल्लू करती हैं और इनके द्वारा चलाया गया आंदोलन यहाँ पे णियारलंग कहलाता है। णियारलंग। तो ये हमने समर्थन की बात की। आंदोलन से संबंधित अन्य गतिविधियों को हम देखें तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 4 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी गिरफ्तार हो गए हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में जोर शोर से चल रहा है। इस आंदोलन में लगभग 90,000 गिरफ्तारियां दी गई हैं। किसानों ने, बच्चों ने, अनेक प्रकार के भारतीय आम हर प्रकार के समुदाय ने गांधी जी का साथ दिया है यहाँ पे तन मन से। अब अब्बास तैयब जी एक व्यक्ति हैं, अब्बास तैयब जी। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है कि जब असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अब्बास तैयब जी ने किया है। अब उस समय जब दांडी यात्रा के समर्थन में बम्बई की हम बात करें, बम्बई के, तो यहाँ पे आंदोलन का नेतृत्व इस क्षेत्र में किया गया है सरोजनी नायडू के द्वारा। सरोजनी नायडू, मणिलाल जो महात्मा गांधी का पुत्र है। यहाँ पे एक अमेरिकी पत्रकार हैं वेब मिलर, अमेरिकी पत्रकार जिनका नाम है वेब मिलर। इन्होंने कहा है इस क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने बहुत ही गिरी हुई हरकतें की हैं आंदोलन को दबाने के लिए। आंदोलन जो है उसको दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत ही क्रूर यातनाएं जनता के साथ में की हैं, ऐसा लिखते हैं वेब मिलर। बात करते हैं हम RTC, राउंड टेबल कॉरपोरेशन, गोल मेज सम्मेलन के। गोल मेज सम्मेलन, तो गोल मेज सम्मेलन जो है ये महत्वपूर्ण गोल मेज सम्मेलन 3 सम्मेलन हो रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो है वो 1930 में हो रहा है, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हो रहा है। गोल मेज सम्मेलन जो हैं इनका आयोजन क्यों हो रहा है इसको लेकर के हम बात करें तो इनका आयोजन इसलिए हो रहा है, आपने पढ़ा है कि 1919 का जो अधिनियम आया है, 1919 का अधिनियम, उसके लिए कहा गया कि इसकी 10 वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी। लेकिन इन्होंने 10 वर्ष से पहले ही समीक्षा की। किस रिपोर्ट के आधार, किस कमीशन के आधार पे? साइमन कमीशन के आधार पे इसकी समीक्षा की है। अब साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस रिपोर्ट की समीक्षा के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए हैं। गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए हैं किसकी समीक्षा के लिए? ये जो रिपोर्ट है साइमन कमीशन की, इसकी समीक्षा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए हैं। तो गोलमेज सम्मेलन, यहाँ पे हम 3 गोलमेज सम्मेलन पढ़ेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो यहाँ पे हम तीनों की बात करें कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में टोटल कितने लोगों ने भाग लिया है, तो तीनों की हम बात करें तो टोटल आपसे पूछा जाए
तो आपको बताना है कि तीनों में 246 लोगों ने भाग लिया है। कितनों ने? 246 ने। लेकिन अलग अलग आपसे पूछा जाए कि पहले में कितने लोग गए, तो 89 लोग गए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कितने लोग गए, तो 111 लोग गए। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कितने लोग गए भारत से, तो आपको बताना है 46। तो ये हमें संख्या ध्यान में रखनी है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कितने लोगों ने भाग लिया है। टोटल 246 लोगों ने भाग लिया। पहले में कितने गए? 89, द्वितीय में 111 और तृतीय में 46। अब यहाँ पे अगली बात ये याद रखनी है कि ये जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं उस समय ब्रिटेन का शासक कौन है। तो शासक में आप ध्यान रखें जॉर्ज पंचम। ब्रिटेन का शासक कौन है? जॉर्ज पंचम है। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाए तो रेमजे मैकडोनाल्ड। रेमजे मैकडोनाल्ड जो हैं वो ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है इसकी अध्यक्षता करने वाले का नाम पूछ लिया जाता है तो इसकी अध्यक्षता जो है वो जॉर्ज पंचम ने की है। अध्यक्षता किसने की है? जॉर्ज पंचम ने की है। अब कांग्रेस जो है वो मात्र केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है। कांग्रेस कौन से में भाग लेती है? केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती हैं। और कांग्रेस का नेतृत्व यहाँ पे कौन करता है? महात्मा गांधी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेती है। कांग्रेस का नेतृत्व इस सम्मेलन में महात्मा गांधी करते हैं। और गोलमेज सम्मेलन के स्थान की हम बात करें तो ये ब्रिटेन की राजधानी लंदन में आयोजित किए गए थे। इसके अलावा दो लोग ऐसे हैं आपको ध्यान रखना है। एक का नाम भीमराव अंबेडकर और एक हैं महाराजा गंगा सिंह, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है। भीमराव अंबेडकर और महाराजा गंगा सिंह, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग क्यों नहीं लिया। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने इसलिए भाग नहीं लिया क्योंकि कांग्रेस जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त है। कांग्रेस ने क्या चला रखा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रखा है। अब यहाँ पे महात्मा गांधी और उस समय भारत के वायसराय ऐसा पूछें कि जब ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था या सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय है लॉर्ड इरविन। अब यहाँ पे ये जो समीक्षा होनी है साइमन कमीशन की रिपोर्ट की, उसमें पहले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और कांग्रेस के बिना गोलमेज सम्मेलन का कोई औचित्य नहीं था। तो ब्रिटेन की सरकार चाहती थी कि किसी तरीके से कांग्रेस को मनाया जाए और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लेने के लिए आए। तो यहाँ पे एक समझौता होता है जो गांधी इरविन पैक्ट के नाम से, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे समझौता होता है जिसका नाम है दिल्ली समझौता, इसी को कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट। और ये समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। इसमें निर्णय लिया जाता है कि कांग्रेस एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देगी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेगी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, हमारी मांग जो है वो वहाँ पे हम रखेंगे और वो मानी जाएं। हमने जो डिमांड की हैं वो हमारी बातें मान ली जाएं। अब कुछ बातें यहाँ पे लॉर्ड इरविन ने जो 11 सूत्रीय मांग रखी थी उनमें से कुछ बातें लॉर्ड इरविन ने मान भी ली हैं। लेकिन यहाँ पे एक विवाद भी आता है कि इधर आपने देखा कि सुभाष चंद्र बोस इधर आपने देखा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों जेल में हैं। उनको फांसी की सज़ा सुना रखी है और उनको फांसी होने वाली है 23 मार्च 1931 को। अब इनके लिए, भगत सिंह के लिए महात्मा गांधी ने
गांधी इरविन पैक्ट में कोई बात नहीं की, इसलिए काफ़ी लोगों ने यहाँ पे इसका विरोध किया गांधी का, कि महात्मा गांधी भगत सिंह को बचाना नहीं चाहते हैं, ऐसा कहा गया। अगर गांधी चाहते तो इसकी भगत सिंह की जो फांसी की सज़ा थी वो उम्र कैद में बदल सकती थी, ऐसा बीच में विवाद आया यहाँ पे। तो नेक्स्ट ने 5 मार्च 1931 को समझौता हो गया। गांधी जी यहाँ पे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ जाते हैं। अब इस सम्मेलन में एक बात रखी जाती है कि जितने भी दलित हैं, अन्य समुदाय हैं, उनको निर्वाचन प्रणाली में आरक्षण दिया जाएगा। निर्वाचन प्रणाली में क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। और ये बात महात्मा गांधी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। महात्मा गांधी ने तुरंत प्रभाव से दूसरे गोलमेज सम्मेलन को छोड़ दिया। एक ये भी आता है कि महात्मा गांधी जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तो किस जहाज से गए थे? तो वो SS राजपुताना नामक जलयान से लंदन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, SS राजपुताना नामक जलयान से। अब यहाँ पे ये अलग से पृथक निर्वाचक प्रणाली अलग अलग समुदायों को दी जा रही थी। ये बात महात्मा गांधी को पसंद नहीं आई और महात्मा गांधी ने तुरंत प्रभाव से दूसरे गोलमेज सम्मेलन से उठ करके और चल पड़े। यहाँ पे महात्मा गांधी को के लिए 2 बात और भी पूछी जाती हैं। एक तो व्यक्ति आता है फ्रैंक मोरेंस, क्या नाम है? फ्रैंक मोरेंस। अब फ्रैंक मोरेंस जो है ये महात्मा गांधी को यहाँ पे अर्ध नगन फ़कीर कहते हैं। पूछा जाए कि अर्ध नगन फ़कीर कौन कहते हैं? फ्रैंक मोरेंस कहते हैं। कब कहते हैं? दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान। एक व्यक्ति हैं चर्चिल। चर्चिल यहाँ पे गांधी को देशद्रोही फ़कीर कहते हैं। देशद्रोही फ़कीर। ऐसा पूछे कि देशद्रोही फ़कीर कौन कहते हैं, तो देशद्रोही फ़कीर जो है वो चर्चिल कहते हैं। और किस गोलमेज सम्मेलन में? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर के महात्मा गांधी जो हैं वो बम्बई पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में काफ़ी लोग इनका इंतज़ार करते होते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा है कि आपने जो राष्ट्रवाद का ध्वज मुझे दिया है मैंने उसे झुकने नहीं दिया, लेकिन मैं खाली हाथ आया हूँ। इस पर इन्होंने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की बात कही, लेकिन दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कामयाब नहीं होता है, इसलिए महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करना पड़ा। तो गोलमेज सम्मेलन जो है वो कहाँ पे हुए? लंदन में। उस समय ब्रिटेन के शासक कौन है? जॉर्ज पंचम। प्रधानमंत्री कौन है? रैमजे मैकडोनाल्ड। और भीमराव अम्बेडकर और गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है। महात्मा गांधी कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता के रूप में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन जाते हैं। महात्मा गांधी को वहाँ पे अर्धनगन फ़कीर कहा है फ्रैंक मोरेंस ने और देशद्रोही फ़कीर कहा है चर्चिल ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान। तो अब इसके बाद की घटना देखते हैं। अब यहाँ पे गांधी जी जो हैं वो ब्रिटेन से भारत दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर के वापस आ गए हैं। इधर भारत के वाइसराय जो हैं वो लॉर्ड इरविन थे, ये आपने पढ़ा है, लेकिन लॉर्ड इरविन के स्थान पे अब लॉर्ड वेलिंगटन को भारत का वाइसराय बना दिया गया है। लॉर्ड वेलिंगटन। अब भारत के वाइसराय जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। वेलिंगटन जो है वो भारत का वाइसराय बन गया है। अब इसने गांधी इरविन पैक्ट समाप्त कर दिया है। गांधी इरविन पैक्ट जो है, गांधी इरविन पैक्ट समाप्त कर दिया है। इधर गांधी जी को अब अरेस्ट कर लिया गया है। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को क्या कर लिया गया है? गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें पुणे की यरवदा जेल में डाल दिया गया है। यरवदा जेल पुणे, इसमें इन्हें डाल दिया गया है। अब यहाँ पे एक नई घटना जो है वो
सांप्रदायिक पंचांग जारी किया जाता है। सांप्रदायिक पंचांग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, किसके द्वारा? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचांग जारी किया जाता है 16 अगस्त 1932 में। 16 अगस्त 1932 में इस पंचांग के द्वारा ये कह दिया गया है कि दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है वो दी जाएगी। निर्वाचक प्रणाली दलितों को पृथक दी जाएगी, ये इसमें घोषणा कर दी गई है। अब गांधी जी जेल में हैं, यरवदा जेल में। अब वो अनशन पर बैठ गए हैं यरवदा जेल में। इस दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात कही गई, अनशन पर बैठ जाते हैं 20 सितंबर 1932 को। 20 सितंबर 1932 को। अब भीमराव अंबेडकर जो है और महात्मा गांधी के मध्य जो है विवाद चल रहा है। इस विवाद को समाप्त करने के लिए सी राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद इनके माध्यम से एक समझौता करवाया जाता है जिसे कहा गया है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट पूछा जाए आपसे कब हुआ था तो आपको बताना है 26 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट कब होता है? 26 सितंबर 1932 को। ये किन किन के मध्य हुआ है? ये गांधी व अंबेडकर के मध्य हुआ है। और अंबेडकर को मना लिया गया है कि दलितों को जो निर्वाचक प्रणाली अलग से दी जा रही है वो क्या की जाए, समाप्त की जाए। लेकिन उनकी सीटें जो है वो बढ़ा दी गई हैं। पृथक निर्वाचक प्रणाली वाली बात पे अंबेडकर साहब जो हैं वो सहमत हो गई हैं, लेकिन उनकी सीटें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए कि गांधी जी को गिरफ्तार करके 4 जनवरी 1932 को यरवदा जेल पुणे में डाल दिया गया है। और इधर सांप्रदायिक पंचांग जारी किया जाता है, किसके अध्यक्षता में? रैमजे मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में। कब? 16 अगस्त 1932 को। इसके तहत दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली के आरक्षण की बात कही गई। और बाद में गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं 20 सितंबर 1932 को। और पूना पैक्ट होता है 26 सितंबर 1932 को, किसके मध्य? गांधी और अंबेडकर के मध्य। गांधी जी जो हैं वो दलितों के लिए कुछ खास करना चाहते हैं, इसलिए अखिल भारतीय छुआछूत लीग की स्थापना करते हैं सितंबर 1932 में। किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा ये संगठन बनाया गया, महात्मा गांधी के द्वारा। और एक समाचार पत्र जारी किया जाता है, समाचार पत्र जिसका नाम है हरिजन नामक समाचार पत्र। और नवंबर 1933 से पूरे देश में ये हरिजन यात्रा निकालते हैं, हरिजन यात्रा। तो अखिल भारतीय छुआछूत लीग की स्थापना किसने की है? महात्मा गांधी ने, सितंबर 1932 में। और इन्होंने एक समाचार पत्र भी जारी किया है, हरिजन नामक समाचार पत्र। ये कहते हैं कि एक समुदाय ऐसा है जो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, और उस समुदाय का भी मैं चाहता हूँ कि उत्थान हो, वो विकास करें। उनके उत्थान के लिए इन्होंने ऐसा किया। पूरे देश में इन्होंने हरिजन यात्राएं निकाली। इस तरीके से आज हमने 3 गोलमेज सम्मेलन और दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की चर्चा की। डेफिनेटली ये क्लास आपको देखने के बाद ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।